फाइनाइट फील्ड्स। और जैसे कि हम एक्सटेंशंस पढ़ रहे हैं, फाइनाइट एक्सटेंशंस हमने पढ़े हैं। और जो है वो फील्ड एक्सटेंशंस हमने पढ़े, अलजेब्राइक क्लोजर हमने पढ़ा, और हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी जो है फाइनाइट फील्ड की। लेकिन अब बाकायदा फाइनाइट फील्ड को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ फाइनाइट फील्ड का आइडिया है। इससे पहले हम फाइनाइट फील्ड को पढ़ चुके हैं। कौन सी फाइनाइट फील्ड को हम पढ़ चुके हैं, ज़रा इन्हें देखते हैं। हम जो है वो ये वाली फाइनाइट फील्ड्स को जो है वो पढ़ चुके हैं, जो कि आपके पास होती है जेड पी, जिसे हम प्राइम फील्ड भी कहते हैं। हमने कहा था कि ये जो है ये एफ पी है। इससे पहले जो है हमने कुछ लेक्चर्स में इसको कहा था कि ये एफ पी है, और जो है ये होती है दरअसल जेड कोशेंट बाई पी जेड। ये इसका आइसोमॉर्फिक है। और ये जेड पी के जो एलिमेंट्स हैं ये होते हैं 0, 1 से लेके p-1 तक, वेयर p इज प्राइम। तो p यहाँ पर जो है वो प्राइम है। तो ये वाली जो फाइनाइट फील्ड है, इससे हम अच्छी तरह जो है वो फेमिलियर हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फाइनाइट फील्ड है, इसके बारे में अभी तक हमने जो है वो कुछ पढ़ा तो है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे कि जिनमें हम इसकी जो है वो फाइनाइट फील्ड के बारे में हमने मतलब एग्जैक्टली हमने जो है वो एक्सप्लिसिटली फाइनाइट फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन हमने ये किया था कि कुछ हमने फाइनाइट एक्सटेंशन की ऐसी एग्जांपल्स जो है वो देखी थी कि जिसमें फाइनाइट फील्ड जो है वो आ गई थी। अब उसको थोड़ा सा जो है वो मैं रिव्यू कराता हूँ, तो उससे जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो है जो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो ये किया था कि अगर हमारे पास जो है वो एक Z2 हमारे पास फील्ड है, ठीक है। फिर हमने इसके लिए एक पॉलिनोमियल रिंग बनाया Z2X, ठीक है। तो Z2X हमने पॉलिनोमियल रिंग बनाया, और फिर इसके बाद हमने इसका कोशेंट लिया इसके एक आइडियल से, जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसके आइडियल से कोशेंट ले लिया। ये आइडियल जो है इररिड्यूसिबल आइडियल है। इररिड्यूसिबल आइडियल, तो इररिड्यूसिबल आइडियल होने की वजह से सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है, और इस इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की वजह से ये आइडियल जो होगा ये मैक्सिमल आइडियल होगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल रिंग को, इस मैक्सिमल आइडियल है, ये पॉलिनोमियल रिंग आपको पता है कि ये जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो इसको अगर कोशेंट ले मैक्सिमल आइडियल से, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास फील्ड आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ जो है ये आपके पास जो है एक फील्ड है। इसके एलिमेंट्स कोसेट क्लासेस की फॉर्म में होंगे। तो हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था कि इसके एलिमेंट जो है वो आ, 4 एलिमेंट्स होंगे। एक 0 होगा इसका एलिमेंट, एक इसका एलिमेंट 1 होगा, एक इसका एलिमेंट x होगा, और एक इसका एलिमेंट 1 प्लस एक्स होगा। ये दरअसल ये इस तरह से है कि ये 0 जो है ये है 0 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो 1 है ये भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है। और इसी तरह से ये x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इसको शॉर्ट करके हमने इस तरह से लिख दिया है। ये आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो ये चार एलिमेंट्स इसमें जो है वो सिर्फ आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो चार एलिमेंट नजर आएंगे और ये फील्ड है, तो चार एलिमेंट्स की एक फील्ड है। अच्छा, इसी चीज को हमने दूसरे तरीके से फाइनाइट एक्सटेंशन में भी देखा था, यानी एक्सटेंशन फील्ड की सूरत में भी इसे हमने यहाँ पर देखा था। और जब एक्सटेंशन फील्ड की सूरत में देखा था तो हमने ये कहा था कि Z2 इज ए फील्ड। ठीक है, Z2 जो है वो फील्ड है, और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, इसको अगर आप ये कहते हैं कि ये P ऑफ एक्स है, belongs to a polynomial ring is irreducible। ये irreducible है, जैसे यहां से भी नजर आ रहा है, और क्वाड्रेटिक है, irreducible है, इसका जीरो इसके अंदर नहीं है तो कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, यानी कि irreducible है। तो अगर हम ये अस्यूम कर लें कि Z2 की यानी कि Z2 जिसकी सब फील्ड है उसके अंदर जो है वो इसका जीरो मौजूद है, तो हमने अस्यूम कर लिया कि लेट अल्फा बी द जीरो ऑफ P of x, then alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0, that is alpha square is equal to minus alpha minus 1 which is equal to, जाहिर है कि ये सारी कैलकुलेशन के लिए हम Z2 यूज कर रहे हैं, मेन फील्ड जो है, तो ये अल्फा प्लस 1 ही हो जाएगा दोबारा Z2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस 1 आ गई और हमारे पास ये अल्फा आ गया। अब हम जो है अगर ये फील्ड बनाना चाहें, यानी कि Z2 का एक सिंपल एक्सटेंशन बनाना चाहें Z2 अल्फा, तो Z2 अल्फा जो है इसके एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, तो हमें पता है कि Z2 अल्फा के एलिमेंट्स इस तरीके से होने चाहिए कि A प्लस बी अल्फा, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो बस अल्फा की पावर 1 तक जाएगा, सच दैट ए बी बिलोंग टू Z2। तो अब आपके पास जो है वो a की वैल्यू 0 से 1 यानी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, और b की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं 0 से 1, क्योंकि Z2 के एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब चार पॉसिबिलिटीज हैं, तो चार वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो जब एक मरतबा A0 B0, फिर एक मरतबा A1 B0, फिर एक मरतबा A0 B1, और एक मरतबा दोनों 1 यानी कि 1 प्लस अल्फा, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है इसका एक्सटेंशन है Z2 अल्फा का। तो Z2 अल्फा का एक्सटेंशन है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 एलिमेंट्स की हमने ये फील्ड तलाश की थी। ये फील्ड जो है ये भी एक फाइनाइट फील्ड है, चार एलिमेंट्स की। आपने Z2 देखा था, Z2 या ZP देखा था, ये ZP से मुख्तलिफ है क्योंकि ZP में तो प्राइम एलिमेंट होते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो चार एलिमेंट्स हैं, तो ये ZP नहीं है। लेकिन इसमें जो आपके पास वो नज़र आ रहा है आपको, क्या कहते हैं उसे, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसी तरह से 2 होगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे Z2 अल्फा, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 स्क्वेयर कह दीजिए, तो ये हमारे पास चार एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे। इसी तरह से जो है वो अगर जो है वो आप ये एस्यूम कर लें कि लेट ZP is a field with
characteristic P and let alpha be the zero of the irreducible polynomial P of x belongs to ZP x of डिग्री n। ठीक है, ये हमने अस्यूम कर लिया कि P of x जो है वो इसका इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास n है और अल्फा जो है वो इसका 0 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम जब ZP अल्फा के एलिमेंट्स लिखने जाएंगे तो क्योंकि उसकी डिग्री n थी तो अल्फा की पावर n-1 तक लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a नल प्लस a1 अल्फा से लेके a n-1 अल्फा टू द पावर n-1 such that a1 से लेके a n-1 तक ये सब ZP के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से अब अगर इसका ऑर्डर अगर आपको देखना है तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा ZP अल्फा का, तो आपके पास ए नल पे रखने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं? आपको पता है ZP के सारे एलिमेंट्स रख सकते हैं। ZP में जो है वो आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0 से लेके P-1 तक, यानी P एलिमेंट्स होते हैं। तो ये P है। A1 पे भी आपके पास P चॉइसेस हैं और इस तरह से आपके पास n-1 इसके लिए भी P चॉइसेस हैं। तो ये आपके पास जो है कितना n प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर हो जाएगा P टू द पावर n। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनाइट फील्ड P टू द पावर n जो ये जिसका ऑर्डर जो है P की पावर n है, ये हमारे पास बन रही है। इस जो है वो फाइनाइट फील्ड को हम गैल्वा फील्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये GF ऑफ ऑर्डर Pn इस तरीके से जो है ये लिखा जाता है और ये कहलाती है गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर n। ये इसे गैल्वा रीड करते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। अब जो है वो इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। एक रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। ये थ्योरम सेक्शन 33 का पहला थ्योरम है, लेट E be a finite extension of degree n over a finite field
over a finite field F if F has Q elements, then E has Q to the power n एलिमेंट। देखिए इसकी थ्योरम की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसे ही है, यानी इसका प्रूफ जो है उसी तरह से होगा जिस तरह से ये आपको थोड़ा सा जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, बहुत सिंपल जो है वो इसका प्रूफ है। आपने एज्यूम कर लिया कि लेट, देखिए इसमें कह रहे हैं कि ई जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है ऑफ डिग्री एन। अगर ई जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है डिग्री एन का ओवर अ फाइनाइट फील्ड एफ, तो एफ हमारे पास एक फाइनाइट फील्ड है और ई उसका फाइनाइट एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री एन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ ई को हम वेक्टर स्पेस कंसीडर करें ई को ओवर अ फील्ड एफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो होगी वो एन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई की जो भी बेसिस होंगी उसमें एन एलिमेंट होंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट अल्फा 1 टू अल्फा एन बी ए बेसिस फॉर ई। ठीक, हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी बेसिस ई है क्योंकि ये क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ है और इसकी डिग्री जो है वो एन है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ई का हर एलिमेंट इन एलिमेंट्स के जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, देन एवरी एलिमेंट बीटा belongs to E can be written as, अच्छा ये जो लिख रहे हैं ना ये यूनिक वे में लिखा जाएगा, यूनिकली। कैसे लिखा जाएगा कि बीटा जो है इज इक्वल टू B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BN अल्फा n। इस तरीके से आपने लिख दिया फॉर ऑल BI बिलोंग्स टू स्केलर्स। तो स्केलर कहाँ से होंगे, फील्ड से, तो ये BI सारे कहाँ से होंगे, F से होंगे। अब F हमारे पास जो है फाइनाइट फील्ड है। ठीक है, और इसके कितने एलिमेंट्स हैं F में, F में है Q एलिमेंट। ठीक है, फाइनाइट फील्ड है और इसमें Q एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बीटा को हम लिखने जा रहे होंगे, अच्छा हर एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा, तो B1 की जगह पर Q पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसी तरीके से B2 की जगह पर भी Q पॉसिबिलिटीज आएंगी और इस तरह से इसकी जगह भी Q पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो कितने एलिमेंट जो है वो पॉसिबल होंगे, तो ये हो जाएंगे Q टू द पावर n एलिमेंट्स। ठीक है, तो देयर आर Q टू द पावर n unique elements of E are possible। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक्सटेंशन में Q टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये फाइनाइट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये इसके बाद इसका एक कॉरोलरी देख लेते हैं। कॉरोलरी नंबरिंग वही चलेगी, पहले थ्योरम था, अब ये कॉरोलरी है। कॉरोलरी ये है कि इफ E
is a finite, if Fe is a finite field, finite field of characteristic P, then E contains exactly P to the power n elements for some positive integer n। तो ये बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि ये जो है वो ZP के लिए कि ZP में अगर P एलिमेंट्स हैं तो P टू दी पावर n होंगे, वो जैसे कि ऊपर जो है वो आपको बताया हुआ है। तो ये बिल्कुल मतलब ये कि ऑब्वियस है, तो इस वजह से मैं इसका प्रूफ जो है उसको नहीं करा रहा, क्योंकि बहुत सिंपल है, आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो एक और जो है वो रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये देख लेते हैं। Let E be a field of Pn elements. Let E be a field of P to the power n elements contained in an algebraic closure contained in an algebraic closure ZP bar of ZP। ये algebraic closure वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। The elements of E are precisely the zeros in the closure of ZP of the polynomial x to the power P to the power n minus x in ZPX। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है, और देखिए इस रिजल्ट में जो है वो आपसे जो है वो क्या कहा जा रहा है, हमारे पास एक ई फील्ड है, ठीक है, और उसमें p टू द पावर n एलिमेंट्स हैं, ठीक, कंटेन्ड इन एन अलजेब्राइक क्लोजर ZP बार। ये ठीक है, इस अलजेब्राइक क्लोजर में मौजूद है। दी एलिमेंट्स, अब ई के एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, तो खैर सारे, क्योंकि सारा अलजेब्राइक क्लोजर है, तो ई जो है जो सिर्फ ई की पावर, ई जो है जिसमें पी की पावर n एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स यानी कि ई के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो अगर p की पावर n एलिमेंट्स हैं तो वो होंगे दी एलिमेंट्स ऑफ ई आर प्रिसाइजली दी जीरोज इन ZP बार
of the polynomial x to the power pn minus x in ZPX। ठीक है, ये प्रिसाइजली आपको ये शो करना है कि इसके जो जीरोज होंगे, ठीक है, वो जो इसके अंदर जीरोज थे वो ई के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और अगर इसके जीरोज हैं तो इसमें एक तो नजर ही आ रहा है क्लियरली जीरो जो है वो इसका जीरो होगा, तो ई जो है ई का एलिमेंट जो है वो एक जीरो तो लाजमी होगा। हम इसके अलावा और दूसरे एलिमेंट जो है इसमें सर्च करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ लेते हैं कि जीरो तो एक होगा ही, क्योंकि जीरो तो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो बकिया ई के एलिमेंट जो कि नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको हमें सर्च करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ई स्टार हम बना लेंगे, यानी कि जिसमें जो है वो जो है वो जीरो नहीं होगा, और वो उससे फायदा ये होगा कि वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की और प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हम यहाँ पर इन्वोक कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। हम सबसे पहले दी सेट ई स्टार, इसे हम कह देते हैं कि ये ई माइनस जीरो होगा, इसमें से जीरो जो है वो हटा देंगे, फॉर्म्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। अच्छा, e का ऑर्डर था p टू द पावर n, तो अब ई स्टार का ऑर्डर था, उसमें से एक जीरो निकल गया, p टू द पावर n माइनस वन, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और जाहिर है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा अंडर द फील्ड मल्टीप्लिकेशन, फील्ड फील्ड मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आपने फॉर अल्फा बिलोंग्स टू ई स्टार, अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं अल्फा ई स्टार का, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो दी ऑर्डर ऑफ, ये ग्रुप थ्योरी से हमने पढ़ा हुआ है, दी ऑर्डर ऑफ अल्फा in the group E star divides the order of E star, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड करेगा ये Pn माइनस वन को, तो जो अल्फा का ऑर्डर होगा वो Pn माइनस वन को डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हम लिखा 10 for alpha belongs to E star, we have alpha to the power। अच्छा, आपको पता है कि अगर अल्फा का ऑर्डर Pn माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो उसको डिवाइड कर रहा है तो अल्फा की पावर पी एन, पी की पावर एन माइनस वन अगर दिया जाए तो ये वन होना चाहिए, ठीक है। ये वन होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि जो है वो अल्फा का ऑर्डर जो होगा वो पी एन माइनस वन को जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो पी एन अल्फा का ऑर्डर जो है वो मौजूद है। अगर फॉर एग्जांपल अल्फा का ऑर्डर जो है वो आर है, तो जो है पी एन माइनस वन को आप लिख सकते हैं कि आर टाइम्स सम एलिमेंट्स क्यू, तो अल्फा की पावर आर जो है वो वन हो जाएगी, तो इस वजह से ये वन यहाँ पर जो है वो आ रहा है। सो अब ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर पी एन टाइम्स
अल्फा टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर Pn इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा टू द पावर Pn जो है वो हमारे पास जो है वो अल्फा आ गया। अब हमारे पास अल्फा जो है वो क्या था, इसका एलिमेंट था ई स्टार का, ठीक है। और ये किस तरह से आ गया, अल्फा टू द पावर Pn -1, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा टू द पावर Pn माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। और ये कह सकते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर Pn माइनस x, ठीक है, वेयर अल्फा belongs to E star is a 0 of P of x, ठीक। तो ये जो है वो इसका 0 आ गया। तो भाई यही तो प्रूफ करना था कि अब ये जो अल्फा ई स्टार का हर एलिमेंट इस तरह से इसका जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि thus E contains तो thus E contains precisely the zeros of x to the power Pn minus x in Z P बार, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट प्रूफ है। अब यहाँ पर हम एक और रिजल्ट देखते हैं, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। ये है थ्योरम 5। The multiplicative group f star with respect to multiplication of non-zero elements of a finite field f is cyclic। ये इसका प्रूफ एक लाइन का प्रूफ है, मतलब इसमें कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि हम एक थ्योरम जो है इसका प्रूफ पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो फाइनाइट फील्ड का जो सारे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कमेंट कि all
नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स of a finite field form a cyclic group. इसका रेफरेंस मैं दे देता हूँ, रेफरेंस है इसका JB फ्राले corollary 23.6। इसमें ये आप इसको देख सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि अब हमारे पास जो भी ये फाइनाइट फील्ड हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इनके जितने भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होंगे ये सारे सिक्लिक होंगे, यानी कि एक एलिमेंट से ये जनरेट हो रहे होंगे। यानी इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स में और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं इस फैक्ट को। अब इसके बाद ये एक कॉरोलरी है, एक कॉरोलरी देख लेते हैं कि a finite extension E of a finite field F is a simple extension of F। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि फाइनाइट एक्सटेंशन E of a finite field F is a simple extension। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी फाइनाइट फील्ड है उसका जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगा वो हमेशा सिंपल एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी एक लाइन का प्रूफ है, बहुत इजीली जो है इसको प्रूव कर सकते हैं आप कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, क्योंकि अब हमें पता है कि जो फाइनाइट एक्सटेंशन ई है तो फाइनाइट फील्ड है, तो ई स्टार जो होगा वो हमेशा जो है वो सिक्लिक होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट अल्फा बी ए जनरेटर for the cyclic group E स्टार। हमने एस्यूम कर लिया कि E स्टार का E स्टार, जबकि आपको पता है कि क्या होता है, E स्टार होता है E माइनस ज़ीरो। E में से सेट E में से आप ज़ीरो हटा दीजिए, तो ये हमारे पास जो E स्टार का जनरेटर होता है। तो देन अगर ये इसका जनरेटर है तो जाहिर है कि किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ये कह सकते हैं कि E जो है स्टार इज जनरेटेड बाय अल्फा, इस तरह से लिख दें आप। और अगर आप जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि E स्टार, इसमें अगर ज़ीरो शामिल कर लें तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड E हो जाएगी, और वो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अल्फा, यानी कि सारे इस तरह के जो है वो एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल्स देखेंगे, यानी कि जो रिजल्ट्स हमने किए हैं इन रिजल्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गैल्वा एक्सटेंशंस जो हैं वो गैल्वा एक्सटेंशंस जो है गैल्वा की जो एग्जिस्टेंस है
गैल्वा फील्ड की वो किस तरह से होती है। तो पहले एक आप डेफिनेशन देख लें। An element alpha of a field is an nth root of unity if alpha to the power n is equal to 1. It is primitive nth root of unity। ये दो चीज़ों की nth रूट ऑफ यूनिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं हम, और एक देख रहे हैं primitive nth root of unity if alpha to the power n is equal to 1 and alpha to the power m is not equal to 1 for any m between 0 and n। तो ये जो है ये डेफिनेशन है इसकी कि एन एलिमेंट अल्फा ऑफ अ फील्ड इज एन, ठीक है, अल्फा, एन एलिमेंट अल्फा ऑफ अ फील्ड इज, और कोई आप फील्ड एफ कह दीजिए, ऑफ ए फील्ड एफ इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी इफ अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। यानी सिंपली वो nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा। जैसे कि अगर आप जो है वो कह देते हैं कि ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है ये 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का क्यूब जो होता है ये भी 1 होता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, अब जैसे माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा जो है ये भी जो है वो क्या कहते हैं उसे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि क्या पता है आपको x टू द पावर 4 का ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है, या x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन। तो माइनस आयोटा टू द पावर 4 ये भी 1 होता है, और आयोटा टू द पावर 4 ये भी जो है वो 1 होता है। तो ये सब nth रूट ऑफ यूनिटी है। -1 भी इसमें आता है, तो -1 की पावर 4 ये भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो एन एलिमेंट अल्फा of a field F is an nth root of unity if alpha to the power n is equal to 1। ठीक है, तो ये जो है माइनस आयोटा ये भी फोर्थ रूट, यानी n की जगह 4 आ गया तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, आयोटा भी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, -1 भी फोर्थ ऑफ यूनिटी होगा। इसी तरह से यहाँ पे ओमेगा भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रहे कि ओमेगा जो है ये होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, तो ये भी जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ या प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी जो है इसमें क्या फर्क है, उसमें भी यही कंडीशन है, nth अल्फा टू द पावर n
अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, यही कंडीशन है ये। लेकिन प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी ये बनेगा जब n से छोटी, यानी 0 से बड़ी और n से छोटी किसी पावर के लिए ये 1 नहीं हो रहा। तो अब ये देख लीजिए, इसको अगर हम देखते हैं -1 को, तो ये हो जाता है -1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था, लेकिन बस फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है -1, लेकिन प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से माइनस। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर -1 इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी but not a primitive fourth root of unity। तो प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आयोटा को देखें या माइनस आयोटा का देखें, तो आयोटा की पावर 4 जो है ये 1 आ रहा है, लेकिन अगर आयोटा आप पावर 1, तो आयोटा ये होगा, आयोटा क्यूब लें तो ये आता है माइनस आयोटा के, और आयोटा स्क्वेयर लें तो ये होता है -1। तो 1 नहीं आ रहा, 1 आयोटा की पावर 4 आ रहा है। तो आयोटा एंड, और इसी तरह से यही माइनस आयोटा के साथ है, आयोटा एंड माइनस आयोटा आर दी प्रिमिटिव फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी, इससे क्लियर होता है कि nth रूट ऑफ यूनिटी और जो है वो प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी में जो है वो क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद जो हम करेंगे एक एग्जाम्पल, अब उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं Z11 के, तो इसमें जो जो है 10th रूट ऑफ यूनिटी और जो है वो प्रिमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी और 10th रूट ऑफ यूनिटी जो है वो किस तरह से हमें निकाल सकते हैं, या किस तरह कौन कौन से जो है हमारे पास आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे, और फिर उसके बाद आगे जो है फर्दर हम इसको देखेंगे। थैंक यू।